पूरे देश में बीजेपी पिछड़ती जा रही है और इंडिया अलायंस के लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं और हमें लगता है कि मुश्किल से 2-3 साल लगेगा, पूरे इंडिया में समाजवादी पार्टी छा जाएगी। देर सवेर बीजेपी केंद्र सरकार गिर सकती है, इंडिया अलायंस सरकार बन सकती है। ये आप बड़ा बयान दे रहे हैं। अगर हम सफल रहे तो उत्तर प्रदेश सरकार भी जा सकती है, फिर से चुनाव हो सकता है। बहुत स्वागत है आपका हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म में। आप देख रहे हैं भारत समाचार। मैं हूं आपके साथ स्वाति श्रीवास्तव और आज हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं एक उत्तर प्रदेश की राजनीति से जुड़ी खास शख्सियत, जिनको आपने उत्तर प्रदेश की राजनीति में बहुत बार देखा होगा, सुना होगा। बात हो रही है आर.के. चौधरी की, जो कि मोहनलाल सीट से इस बार जीत चुके हैं समाजवादी पार्टी से। बहुत शानदार व्यक्तित्व और ख़ास तौर पर उत्तर प्रदेश की राजनीति के तमाम मुद्दों से को वो जानते हैं। और सबसे पहले तो सर आपका बहुत स्वागत करते हैं भारत समाचार के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म में। सर, मोहनलालगंज सीट से आप चुनाव जीते, सबसे पहले तो आपको जीत की बहुत शुभकामनाएं। कितनी चुनौतियां देख रहे हैं आप, क्योंकि उत्तर प्रदेश में इस बार समाजवादी पार्टी ने बहुत शानदार प्रदर्शन किया, कमाल किया, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, सही बात तो यह है कि जनता चाहती है कि लोगों के लिए काम हो। नौजवान हैं, किसान हैं, मजदूर हैं, देश आगे जा रहा है, पीछे जा रहा है, इस सब को देखते हुए अगर देश का प्रधानमंत्री थाली पीट के कोरोना भगाएगा तो देश में वैज्ञानिक भी हैं, निश्चित तौर असुविधा होगी और चिंतित होने के लिए बाध्य होंगे। भाई कैसा प्रधानमंत्री है? थाली पीटना अलग बात है, कोरोना भगाना अलग बात है। तो लोग विश्वास करना छोड़ दिए और इसीलिए अब बीजेपी का साथ लोग छोड़ रहे हैं और ख़ास तौर से मोदी का साथ छोड़ रहे हैं। और यही कारण है कि पूरे देश में बीजेपी पिछड़ती जा रही है और इंडिया अलायंस के लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं। अब की बार तो समाजवादी पार्टी ने कमाल कर दिया, 37 सीटें जीत गई। और बीजेपी में भी देखिए, आपने देखा होगा इस समय बड़ा संघर्ष चल रहा है, खींचतान चल रही है। ऐसी कौन सी बड़ी वजह आप मानते जो इतनी बड़ी जीत इस बार आपको हासिल हुई, बड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ा इस बार? कई फैक्टर हैं। पहला फैक्टर तो है माननीय श्री अखिलेश यादव, उभरते हुए नेता हैं। और दूसरा फैक्टर है पीडीए बनाना। पीडीए बना, कभी माननीय कांताराम जी ने बहुजन समाज पार्टी बनाने के बाद भी पहले भी समझाया था कि बहुजन समाज देश से पीड़ित है, दुखी है, इसमें दलित भी हैं, पिछड़े भी हैं, अल्पसंख्यक भी हैं। उनको इकट्ठा करके नाम दिया था बहुजन समाज। उन्हीं को पीडीए के नाम से माननीय अखिलेश यादव ने लामबंद करने की कोशिश किया है, क्योंकि पहले से ही समाज के तमाम लोग ट्रेंड हो गए हैं कांताराम के साथ रह के। अब ट्रेंड लोग इकट्ठा होते जा रहे हैं और माननीय अखिलेश यादव के साथ जुड़ते जा रहे हैं और इसीलिए 37 सीटें मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की जीती हैं और हमें लगता है कि मुश्किल से 2-3 साल लगेगा, पूरे इंडिया में समाजवादी पार्टी छा जाएगी। जी, आप मोहनलालगंज सीट से आते हैं, वहाँ से आपने जीता चुनाव। केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर के बारे में सभी जानते हैं, वो मंत्री भी रह चुके हैं। उनको हराना कितनी बड़ी चुनौती थी? बताया ये भी जा रहा है कि इस बार बड़ी नाराजगी थी उनके खिलाफ क्षेत्र में, जनता चाह नहीं रही थी कि वो दोबारा जीत कर आए। आपके लिए कोई चुनौती थी? देखिए, माने कौशल किशोर नहीं आ रहे हैं, बीजेपी भी आ रही है। जितना बीजेपी आ रही है उतने कौशल आ रहे हैं, जितना कौशल आ रहे हैं उतना बीजेपी आ रही है। कौशल तो संघर्ष करने वाले नेता हैं, स्टैंड कर रहे हैं, स्टैंड करेंगे। हारना जितना अलग बात है, मैं उनका भी सम्मान करता हूँ, लेकिन खुराफात तो बीजेपी की है। अगर क्या कारण है, अयोध्या हार गई बीजेपी हैं? तो फैजाबाद से ही है। मैं अयोध्या का रहने वाला हूँ और साकेत महाविद्यालय पढ़ता था और अयोध्या प्रॉपर में है और हम लोग भी जाते थे, दर्शन करते थे, देखते भालते थे, लेकिन मुझे कभी समझ नहीं आया। और इस बार तो लाख लोगों ने कोशिश किया लहर बनाने का। भगवान श्री राम आस्था के केंद्र तो हो सकते हैं, लेकिन राजनीति का केंद्र नहीं बनाना चाहिए। इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। मुझे लगता है कि आस्था के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए और यही कारण है, जब काम नहीं दिखाई पड़ा, नौजवान परेशान है, किसान परेशान है, आम आदमी परेशान है, संविधान खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है, दलितों और पिछड़ों का आरक्षण खतरे में है, ये बड़ी बात है। तो इसलिए लोग बड़े पैमाने पे बीजेपी से हटते जा रहे हैं और हमें लगता है देर सवेर झटका कम लगेगा, ज़्यादा लगेगा, लेकिन लोग बीजेपी छोड़ेंगे। अब की बार तो स्थिति आप लोगों की बहुत मजबूत है। अयोध्या जैसी सीट हार गई बीजेपी, कितनी मजबूती से उत्तर प्रदेश के मुद्दे उठाएंगे? आपकी जो अपनी सीट है मोहनलालगंज, वहाँ कौन कौन सी ऐसी समस्याएं हैं जिस पर ध्यान नहीं दिया गया? केंद्रीय मंत्री होते हुए वहाँ की समस्याओं पर ध्यान नहीं दिया गया, क्योंकि लखनऊ आस ही पास है सब।
अगल बगल का मैटर है। देखिए, मैं लंबे टाइम से माननीय कांतिलाल के साथ काम कर रहा था बहुजन समाज पार्टी में, और मैं पहले भी लड़ा जीता। एक बार मायावती ने हमें पार्टी से निकाल दिया और हमने बनाया BS4 और इलेक्शन में लड़ गए। लोगों ने नारा लगाया इलेक्शन के टाइम पे, बिजली पानी सड़क अधूरी, RK चौधरी करेंगे पूरी। जब मैं जीत गया, सरकार में आ गया, तो मैंने इसका पूरा ध्यान दिया। और आज मोहनलालगंज विधानसभा क्षेत्र में शायद ही कोई ऐसा मोहल्ला होगा, गांव होगा, जहां लोग कहते हैं हमारे गांव में काम नहीं हुआ। तो अगर बिजली पानी सड़क अधूरी, RK चौधरी करेंगे पूरी, वो पूरा हुआ करीब करीब। तो यही नारा इस बार लगाया है पूरे लोकसभा क्षेत्र में। अब प्रयास यही करेंगे कि अगर नारा लगा है बिजली पानी सड़क अधूरी, तो RK चौधरी उसको पूरा करें। कुछ योजनाएं ऊपर से और ले आवें जो ज़्यादा काम दिखाई पड़े, और साथ साथ इस देश में जो वर्ण व्यवस्था है उस पर चोट करके इस देश में जो पिछड़ा है, दलित है, कमज़ोर है, लाचार है, जो संविधान भी कहता है, इन्हें भी आगे बढ़ के बराबरी और इंसानी ज़िंदगी जीने का मौका मिलना चाहिए। इस काम को हम जरूर करेंगे। तो ऐसे ढेर सारे काम है, मैं करूँगा। बहुत सारे काम है, बिल्कुल जाहिर सी बात है, और पूरे होने भी चाहिए। अभी ये सुना गया कि जब आप सपा से जीत कर आए, उसके बाद दिल्ली में आप BSP कार्यालय पहुंचे, ऐसी भी खबरें थी। अब दरअसल बात दूसरी है। मतलब अभी भी लगाव है वहां से? नहीं, मामला BSP से लगाव अभी भी नहीं, लगाव नहीं, है? हम लगाव नहीं है। मामला उस जमीन से है जहां माननीय कांतिलाल जी ने हमें ABCD पढ़ाया था। वहाँ पे जो दफ्तर है पहले था, अब तो मायावती का वहाँ कब्जा हो गया, कोई जा नहीं पाता। लेकिन मैं तलाश रहा था उसी दफ्तर के पास कोई अपना दफ्तर बनाए, और मैं मिल भी गया। कैरोल बाग में हरजान सिंह रोड पे वो एक छोटा दफ्तर था, कभी वहाँ टिकता था, कांतिलाल में पढ़ाते थे। मैं धीरे धीरे तैयार हुआ, वहीं मुश्किल से 20 मिनट पे हमें दफ्तर मिल गया। मैंने बात कर लिया। और एक वहीं पास में है करोल बाग में ही अग्रवाल धर्मशाला, वहाँ कभी कभी कांतिलाल जी पूरे देश के लोगों को बुला के मीटिंग करते थे, और हम लोग रात में ही सोते थे दरी बिछा के। तो लगाव था, मैं चला गया था, लोग उछाल दिए कि BSP दफ्तर में आ गए। अब हकीकत है उसमें बसपा के वो लोग जो पुराने हमारे साथी थे, अब बसपा से निकाल दिए गए हैं। BSP का वो हश्र हुआ है जो पहले कभी नहीं था। एक भी सीट BSP जीत नहीं पाई। क्या वजह मानते, इतनी कमजोर पड़ गई बसपा? क्योंकि आप खुद संस्थापक सदस्यों में से एक देहात रहे। में कहावत है कि जहाँ जहाँ पाँव पड़ा संतन के तहता बंटा धार। इस देश के जिन वर्ण व्यवस्था के पुजारियों ने देश के बौद्ध धर्म का सत्यानाश किया, देश में और तमाम धर्मों का सत्यानाश किया, अगर वही लोग बहुजन समाज पार्टी में घुस गए, तो जिस मेहनत से मूवमेंट को खड़ा किया था बाबा साहब अम्बेडकर ने, जिस मूवमेंट को खड़ा किया बड़ी मेहनत से कांतिलाल साहब ने, अगर उसमें वो लोग घुस जाएंगे जो इस देश में बाबा साहब अम्बेडकर की विचारधारा को नहीं मानते, तो चौपट तो होना है। मैं कोई नाराज़ नहीं हूँ, मैं कोई बहन जी को गलत से नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि वो हमारे नेता रही हैं, मैं उनके साथ मिनिस्टर रहा हूँ, मैं भला बुरा नहीं कहना चाहता। लेकिन सही बात तो ये है कि विचारधारा कोई वारिस नहीं होता। विचारधारक वारिस तो आकाश आनंद जैसे नेता, विचारधारक वारिस कोई नॉमिनेटेड नहीं होता। विचारधारा का जो वारिस होगा वो होगा फॉलोअर। मायावती ने फॉलोअर नहीं तैयार किया है, मायावती ने नॉमिनेट किया है या कांतिलाल से नामिनेट अपने कराया है, ये गलती किया है। यही कारण है कि बाबा साहब अम्बेडकर फॉलोअर टाइम से कोई नहीं निकल पाया। अगर निकले तो लंबे टाइम बाद माननीय कांतिलाल जी, कांतिलाल साहब माननीय कांतिलाल का फॉलोअर कोई नहीं बना, हो सकता कोई निकले। इसलिए आज नारा लग रहा है कि बाबा तेरा मिशन अधूरा, हम सब मिलकर करेंगे पूरा। अब तो चंद्रशेखर आजाद जैसे नेता, वो भी अब की बार एक सीट मतलब जीत कर आ चुके हैं। किस तरीके से देखते हैं उनकी राजनीति को आप? भाई, हमें लगता है कि अगर वो स्थान ले लें इस देश में महापुरुषों का, अच्छी बात है। वो लड़ाई लड़ते हैं, संघर्ष करते हैं, बड़ी अच्छी बात है। अपने को कितना आगे फिट बना पाएंगे मैं नहीं जानता, लेकिन मुझे लगता है ज़रूरत तो है कि देश में आफ्टर कांतिलाल साहब ये मोमेंट आगे चले और देश बदले, उच्च वर्ग के लोग तरक्की करके बहुत आगे बढ़े। लेकिन समाज दबाया गया है, पिछड़ा गया है, कमज़ोर है, लाचार है, उसकी संख्या बहुत ज़्यादा है। और उसी के लिए माननीय श्री अखिलेश यादव ने PDA बनाया है, माननीय कांतिलाल ने बहुजन समाज पार्टी बनाई थी। तो मुझे लगता है स्कोप तो है, काम करना चाहिए। अब वर्तमान राजनीति में, वर्तमान परिदृश्य में अगर हम बात करें, राजनीति के आपने भी देखा होगा मायने पूरी तरह से बदल चुके हैं। कई दल आपने देखे, सियासत आपने की, आपको एक लंबा अनुभव है। समाजवादी पार्टी में ऐसी क्या खासियत लगी? क्योंकि आपने इससे पहले भी कई दल, BSP में 4 बार मंत्री रहे, आप संस्थापक रहे BSP के शुरुआती तौर पर। समाजवादी पार्टी में ऐसा आपको क्या सबसे खास लगा? देखिए, जो समाजवादी पार्टी है वो उसको मानना है कि भाई हम सबको साथ लेके चलेंगे। इधर माननीय अखिलेश यादव के आ जाने के बाद कुछ नयापन आ गया है,
और नयापन यह है कि उन्होंने साफ साफ पीढ़ी बनाया है। पी माने पिछड़ा, जिसकी आबादी देश में 52% पीडीए का चुनाव से पहले मजाक भी बहुत उड़ा। होगा। डी माने दलित, जिसकी आबादी देश में लगभग 23% है। 23 और 52 काफ़ी होता है। ए माने अल्पसंख्यक। उत्तर प्रदेश में ओबीसी में 37 जातियाँ हिंदुओं की हैं और 21 जातियाँ मुसलमानों की हैं। अगर इस टाइप को उनका इसमें मिला लिया जाए ओबीसी में, तो जो बकिया अल्पसंख्यक है उसकी आबादी लगभग 10% है। इसलिए जिस दायरे में मानवीय कांतिलाल करते थे काम, उसी दायरे को आधार बना के सबका हित साधने के लिए माननीय अखिलेश यादव काम कर रहे हैं। हमें लगता है इस फार्मूले पे माननीय अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी बहुत आगे जाएगी। अच्छा, उत्तर प्रदेश की 10 सीटों पर भी उपचुनाव होने हैं और उसके बाद 2027 का चुनाव होना है। कितनी बड़ी चुनौतियां हैं, क्योंकि अभी तो आप लोग बड़े कॉन्फिडेंट अवस्था में दिख रहे हैं, बहुत कॉन्फिडेंस भी है। आपको लगता है कोई चुनौतियां हैं या फिर सब कुछ स्मूथली चलता रहेगा? कांग्रेस पार्टी के साथ आप लोगों ने उत्तर प्रदेश में गठबंधन किया, देश में गठबंधन किया है, ये स्थिति आगे भी बरकरार रहने वाली है? जी, सही बात तो है कि हम लोग लग गए हैं और जो सीटें खाली हैं असेंबली की या उत्तर प्रदेश के बाहर भी जो सीटें खाली हैं या इलेक्शन हो सकता है उसमें लग गए हैं। और इसी आज क्या तारीख है? आज तो तारीख हो गई है 17, 19 परसों है। हम लोग बॉम्बे रहेंगे और सारे एमपीज़ बुलाए गए हैं और मुझे लगता है कि सबकी ड्यूटी लगेगी और कोशिश करेंगे कि हमारी पार्टी पूरे देश में छा जाए। अच्छा, अभी जब शुरू की बात है, जब आप लोग संसद में बैठे थे अभी थोड़े दिन पहले, तो सेंगोल पर बड़ा चर्चा थी, ज़रा बताएंगे कुछ उसके बारे में? बिल्कुल बताऊँगा। देखिए, असल में है कि जब देश स्वतंत्र नहीं हुआ था तो देश में राजे महाराजे थे, उनका काम करने की तौर तरीका था और उनको उस समय के पुरोहितों ने सलाह दिया था कि भाई आप रखिए अपने साथ राजदंड में राजक छड़ी, दैट इज सिंगोल। तमिल भाषा का शब्द है सिंगोल। तो राजा बैठता था अपने दरबार में, सुनवाई करता था और फैसला करता था। कैसा फैसला करता था? ना खाता ना बही, जो राजा साहब ने कह दे वही सही। अब देश में संविधान है और संविधान के अंतर्गत सीआरपीसी, आईपीसी, एविडेंस जैसे तमाम कानून है, अदालतें होती हैं, सुनवाई होती है। जो कानून कहता है, जो नियम कहता है, उसे सुनवाई होती है। तो अब सिंगोल जरूरत नहीं है। मतलब वो राजतंत्र शाही का प्रतीक था, ये लोकतंत्र शाही। सिंगोल प्रतीक है राजतंत्र का और संविधान प्रतीक है लोकतंत्र का। तो संसद चलती है संविधान से। वो हमारी संसद लोकतंत्र की मंदिर है, वहाँ राजदंड नहीं होना चाहिए। इसलिए हमारी कोशिश है कि पूरा देश में माहौल बने और वहाँ से सिंगोल हटाया जाए। उसकी जगह पे एक विशालकाय प्रतिलिपि बाबा साहब अम्बेडकर बनाया हुआ संविधान कापी वहाँ रखी जाए। जी, यानी कि ये मुद्दा आगे भी चलता रहेगा जब आप संसद जाएंगे। बड़ा मुद्दा है, इतना बड़ा मुद्दा है कि अभी बीजेपी के नेताओं ने तय कर दिया है कि 25 जून को संविधान हत्या दिवस मनाया जाएगा, क्योंकि इसी दिन इमरजेंसी लागू हुई थी। मैं सतर्क हूँ। उससे पहले आ रहा है 28 मई 2023 को सिंगोल लगाया गया था। मैं खुद तैयार हूँ कि संविधान हत्या दिवस मनाया जाए। 25 जून को मने न मने, लेकिन 28 मई को जरूर मनाया जाएगा। तो जब उनसे पहले हम 1 महीना पहले जब संविधान हत्या दिवस मना लेंगे तो दिखाई देगा क्या है, क्या सही क्या। आप लोगों ने पूरी तरह से कमर कस ली। अच्छा, लोगों नहीं, हाँ, अभी तो हमने राय लिया नहीं अपने नेताओं से। निश्चित तौर पे कोशिश करेंगे कि पूरा देश 2 अक्षर में बढ़ जाए, एक संविधान को मानने वाले, एक न मानने वाले। इस देश में जो बांटा जा रहा है हिंदू मुसलमान, ये नहीं ठीक है, बल्कि बढ़ना चाहिए। देश चलेगा संविधान से, तो संविधान मानने वाले ज़्यादा हैं। आपको लगता है कि हिंदुत्व का मुद्दा अब जरा कुछ पीछे हट गया है? अब की बार वोट बड़े अलग तरीके से, ये आरएसएस है, ये बीजेपी है, आगे पीछे होता रहेगा, ये छोड़ेंगे नहीं, यही करेंगे जैसे देश चौपट हो। क्योंकि इनके बुजुर्गों ने देश में बनाया है, क्या बनाया है? कहते हमारी प्राचीन संस्कृति है जो बनाया है, उनकी प्राचीन संस्कृति। हमारी सभ्यता है कि गुरु द्रोणाचार्य पढ़ाएं, अर्जुन भीम नकुल सहदेव जिससे पढ़ें, एकलव्य ना पढ़ें पाएँ। अगर काबिल हो जाएं, अंगूठा काट लिया जाए। तो अगर हमारी यही संस्कृति है तो हमें संस्कृति नहीं चाहिए। हमारी संस्कृति चाहिए कि हर जाति, हर धर्म लोग अगर टैलेंटेड हैं तो आगे बढ़ें। 37 सीटें आप लोगों ने समाजवादी पार्टी में उत्तर प्रदेश में जीती। उसके बाद बीजेपी में खलबली बड़ी शुरू हो चुकी है। इस समय कहा जा रहा है, आपने भी अखबारों में देखा होगा, सुर्खियां यही है, न्यूज़ चैनल्स में भी यही है कि ठीक नहीं चल रहा है। केशव प्रसाद मौर्य जो डिप्टी सीएम हैं उत्तर प्रदेश के, वो कहते हैं कि संगठन बहुत बड़ा है, सरकार से बड़ा संगठन है। योगी जी कहते हैं कि सरकार।
क्या कुछ चल रहा है, क्या खींचतान चल रही है, कुछ बताएंगे? नहीं, वो शार्पनेस है, धारदार है, हमारी जो बातें हैं धारदार हैं। सही बात यह है कि हम लोग लग गए हैं जी। और देर सवेर बीजेपी केंद्र सरकार गिर सकती है, इंडिया लाइन सरकार बन सकती है। जी, ये आप बड़ा बयान दे रहे हैं। और अगर हम सफल रहे तो उत्तर प्रदेश सरकार भी जा सकती है, फिर से चुनाव हो सकता है। अच्छा, आपको लगता है कि इस वक्त जो योगी सरकार उत्तर प्रदेश में 2017 से चली आ रही, वो बैकफुट पर है? क्या बैकफुट पर है? क्योंकि कई ऐसे मुद्दे हैं। अब योगी बढ़िया एमएलए हो सकते हैं, एमपी हो सकते हैं, लेकिन लीडर नहीं हो सकते, क्योंकि आदमी एक धर्म के लोगों को बढ़ावा देके आप कहीं देश के लिए काम करे, कैसे काम करेगा? अखिलेश यादव कहते हैं कि जब तक ये सरकार रहेगी, पीडीए लोगों को, पीडीए नहीं, पहली बात तो पीडीए की बात नहीं होती है, सरकार पीडीए की बात नहीं करती है, लोगों को सामाजिक न्याय नहीं मिलता। कितनी जरूरत है देश में आज सामाजिक न्याय की? क्योंकि अखिलेश यादव पीडीए की बात करते नजर आए चुनाव से पहले भी और आज भी। कितनी जरूरत? पीडीए की बात इसलिए करते हैं कि देश में दलितों को, पिछड़ों को, अल्पसंख्यक समाज को निश्चित रूप से भागीदारी नहीं मिल रही है। ये देश सबका है। योजनाएं तो बहुत सरकार चला रही है। नहीं, उसका कोई मतलब नहीं है। हम कह रहे हैं ये देश सबका है। इस देश के ताकत कुर्सियों पे हर कौम को बैठने का मौका मिलना चाहिए। हमारा तो मानना ये है, मैं सभा में काम कर रहा हूँ, हमारा मानना ये है कि अब तो जनगणना हो जाए, पता लग जाए कौन कितना है, फिर तो जिसकी जितनी संख्या भारी इसकी उसकी उतनी हिस्सेदारी। सरकारी नौकरी, प्राइवेट नौकरी, ठेकेदारी, पट्टेदारी, डीलर बनना, डिस्ट्रीब्यूटर बनना, इन ऑल रिस्पेक्ट सब में प्रतिनिधित्व दिखाई पड़ना चाहिए अकॉर्डिंग देयर पॉपुलेशन, तो रेशियो ऑफ पॉपुलेशन। और अगर अमेरिका के अश्वेतों ने, जिनकी आबादी अमेरिका में मात्र 27.3% है, हिस्पैनियन, रेड इंडियन, एशियाई, निग्रोज, उन्होंने लड़के अपने आबादी के लिहाज से नौकरी भागीदारी ले लिया, जो अमेरिका के मूल निवासी नहीं है बल्कि दक्षिण अफ्रीका से लाए जाएंगे, वो ले लिया। और एक दिन तो ऐसा भी हुआ कि डोनाल्ड ट्रंप के वाइट हाउस में घुस गए और डोनाल्ड ट्रंप को, राष्ट्रपति को, अपनी जान बचा के बंकर में भागना पड़ा। तो निश्चित तौर पे ये भारत है और यहाँ के जो दलित हैं, पिछड़े हैं, पीढ़ी के लोग हैं, वो इस देश के मूल निवासी हैं। लड़ना कम जानते हैं, संभालना ज़्यादा जानते हैं, मिलजुल कर रहते हैं, लेकिन निश्चित तौर पर उन्हें लड़ना पड़ेगा। अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ेंगे और भागीदारी अपने लेंगे। इस बार समाजवादी पार्टी के सांसदों की संख्या 37 है। लोकसभा में एक बड़ा आप लोगों का कहा जा सकता है प्रतिनिधित्व करने वाले लोग हैं। उत्तर प्रदेश की कौन कौन सी वो समस्याएं आप लोग देखते हैं जिनको अभी तक देखा नहीं गया या इग्नोर किया गया है? आपके क्षेत्र की भी बहुत सारी समस्याएं होंगी, लखनऊ की बहुत सारी समस्याएं होंगी। समस्याएं ढेर सारी, कोई गिनाएगा नहीं जी। जैसे इस देश में नौजवान परेशान है, वो चाहता है हमें ऐसी पढ़ाई दी जाए, पढ़ाई के बाद मौका दिया जाए जिससे हमें नौकरी मिल जाए, कारोबार मिल जाए। वो इस देश में नहीं हो रहा है। जब भी बात करता है तब भी हिंदू मुसलमान उसमें फंस जाता है वो। तो निश्चित तौर पे किसान परेशान है। आप जानते हैं महंगाई किस कदर है, हैं? किसानों के उपज का उनको लाभ नहीं मिलता, किसानों को, और हर चीज़ महंगा है। जिस कांग्रेस सरकार को गिराने के लिए तमाम नेता, महिला नेता कंधे पे लौकी लाद के हैं संघर्ष करती थी, अब तो उनकी पार्टी सत्ता में है, महंगाई उधर नहीं रहती। अब वो जो एक धरना दिए थे नेता, अब तो दिखाई नहीं पड़ते जंतर मंतर पे, अब दिखाई नहीं पड़ते वो, हैं, बहुत बुजुर्ग हो गए। अन्ना हजारे आखिर वो कहाँ चले गए? बाबा राम यादव वहाँ कूद गए थे तलवार पहन के, हैं, कहाँ चले गए? क्यों नहीं बोलते अन्ना के खिलाफ? देश बिगड़ता जा रहा है। ये देश सबका है। इस देश के चंद पूंजीपति अडानी अंबानी आगे बढ़ जाएं, बाकी लोग पीछे रह जाएं, ये अच्छी बात नहीं है। तो देश तो समझ रहा है, संघर्ष करने के लिए तैयार है। अब तक 10 साल झेला, अब ज़्यादा झेलने वाला नहीं है। सर, आपने बात की कि पिछड़ों के लिए भी बहुत काम होना चाहिए। दलितों और पिछड़ों की स्थिति पर जिक्र तो सभी करते हैं, लेकिन बदलाव बहुत ज़्यादा हुए नहीं। कितने बदलाव चाहते हैं कि सकारात्मक रूप से होने चाहिए? क्या कारण आपको लगता है? कारण है, कारण नहीं, जो कल्चर पहले चला आ रहा है वो कल्चर आज भी है, भेदभाव वाला। और यही कारण है कि आज हमें लगता है कि अपनी आबादी के लिहाज से हमारे पास पूरे देश में दलित समाज के लोग भी आईएएस हैं। पिछड़े वर्ग के लोग तो उतना नहीं है, लेकिन हैं आईएएस, उनकी तैनाती नहीं है। जैसे राष्ट्रपति सचिवालय, नंबर ऑफ आईएएस तो हैं, लेकिन वो सही पोस्टिंग नहीं है, की पोस्ट पर नहीं है। मुझे लगता है कि ओबीसी के लोग 0 हैं, एससी एसटी के 2 लोग हैं और बाकी एक ही बिरादरी है।
गृह मंत्रालय में यही पोजीशन है, प्रधानमंत्री सचिवालय में यही पोजीशन है। तो अगर देश को चलाने के लिए टॉप की कुर्सियों पे हर वर्ग नहीं बैठेगा, कहते हैं ताकत कुर्सियों पे जिस कौम के लोग नहीं बैठते उस कौम के साथ न्याय नहीं होता। तो हजारों साल से देश के जो दलितों के, पिछड़ों के लोग हैं उनके साथ अन्याय हुआ है, वही हालत आज भी है। द्रौपदी मुर्मू को तो बैठाया बीजेपी ने, बताते हैं सबसे बड़े दलित और अरे सबसे बड़ा देश का जो पद है उनको दिया गया है, उस पर काफी राजनीति भी हुई थी। राष्ट्रपति जी संसद का एक अहम पार्ट है। संसद का कॉन्स्टिट्यूशन बनावट होती है राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा। अब सिंगोल लगाने के लिए चले गए प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति नहीं गई। अगर राष्ट्रपति गई होती, क्योंकि संसद की पार्ट मेन पार्ट है वो, अगर राष्ट्रपति गई होती तो निश्चित तौर पे जिस तरह से मोदी ने दंडवत करके लंबे लंबे लेट गए हैं वहाँ और पूरे इंटरनेशनल लेवल पे कवरेज मिली है, न मिली होती। तो मोदी रहते अपने चक्कर में, राष्ट्रपति वहाँ जाने नहीं दिया, फटकने नहीं दिया। संसद भवन की बिल्डिंग का उद्घाटन हो जाए, राष्ट्रपति ना बुलाए जाएँ, कितना अफसोस की बात है। अच्छा, आपकी बात डिप्टी स्पीकर को लेकर भी बड़ी चर्चा हुई। आपको लगता है कि कोई वहां पर बनना चाहिए आप लोगों की तरफ से, विपक्ष का भी डिप्टी स्पीकर? आगे भी मांग चलती रहेगी, देखने को मिलेगा मांग थोड़ी तो कर्तव्य है ना कि अगर दो पक्ष हैं, सत्ता पक्ष और विपक्ष, तो अगर सामंजस्य बना के चलाना संसद, तो अगर सत्ता पक्ष का स्पीकर हो गया तो विपक्ष का डिप्टी स्पीकर होना चाहिए। पर सत्ता पक्ष के लोग तो कहते हैं आप लोगों में वो सामंजस्य वाली बात नहीं, आप लोग मिलकर नहीं चलना चाहते हैं। हम नाम हम देंगे, एक बार हाँ तो करें, वो तैयार तो हो जाए। क्यों नहीं तैयार? वो तो खाली प्लानिंग करते हैं, मोटे तौर पे हाँ करते हैं, बाद में पिछड़ जाते हैं, उदाहरण देते हैं ना। अच्छा, एक सवाल मैंने पूछा था, बीजेपी के अंदर इस वक्त देश भर में सही नहीं चल रहा। आज भी एक बड़ी बैठक हुई, जेपी नड्डा से मुलाकात करने पहुंचे केशव प्रसाद मौर्य, कहा जा रहा है कि बड़ा बदलाव हो सकता है। कार्य समिति की बैठक हुई, आपको क्या लगता है, क्या कोई अंदरूनी कलह है जो बहुत बड़ा रूप ले सकती है? देखिए, मैं नाम नहीं करना चाहता, लेकिन बीजेपी का जो कोर कमेटी है उसमें भी सामंजस्य नहीं है। और आरएसएस को लोग जो बीजेपी के नेता हैं नकार तो नहीं रहे हैं, लेकिन पीछे हट रहे हैं, क्योंकि आरएसएस चाहते हैं कट्टर हिंदुइज्म और बीजेपी के तमाम नेता चाहते हैं नहीं, मिलजुल कर रहा जाए। दूसरे एक दूसरे से पटते नहीं, 10 साल तो पता नहीं चलाए, अब चला पाएंगे नहीं चला पाएंगे, तो कटुता तो आ गई अंदर अंदर भी, और हमें लगता है इसका खामियाजा बीजेपी को भुगतना पड़ेगा। जी, यानी कि खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। उत्तर प्रदेश में अभी हाल ही में थोड़े दिन बाद ही उपचुनाव होने, उसको लेकर आप लोगों की प्राथमिकता क्या होगी? क्योंकि उसमें अयोध्या जैसी सीट भी है, वहाँ पे बीजेपी पूरा फोकस लगा रखेगी क्योंकि जीत हार चुकी है इससे पहले, अब जीतने को लेकर पूरा जोर होगा। प्रतिष्ठा मेरी भी लगी हुई है जी, आपकी भी है, आप क्योंकि वहाँ से भगवान श्री राम का जहाँ घर है, आर.के. चौधरी घर भी 9 किलोमीटर पे है, तो हम भी जाएंगे वहाँ, तैयारी करेंगे, क्योंकि हम समाजवादी पार्टी में हैं। तो फिर वो हर सीट जीतनी चाहिए जहाँ मेरा कनेक्शन है, मिल्कीपुर भी हम जीतेंगे। ये तैयारी, हाँ मतलब आधी तैयारी अगर अवधेश प्रसाद जी की है या पूरी पार्टी की है, आधी मेरी भी है, क्योंकि मैं वहीं पैदा हुआ हूँ, मैं रहने वाला हूँ, वहीं पढ़ाई लिखाई किया हूँ। तैयार तो हम करेंगे, कोई लड़े पार्टी का, चाहे अवधेश जी का लड़का लड़े या माननीय अखिलेश यादव किसी भी लड़ाएं, लेकिन हम जिताने का पूरा प्रयास करेंगे। आपके क्षेत्र की सबसे बड़ी समस्याएं क्या है और आप किस तरीके से लोगों को आश्वासन देंगे उसको जल्द से जल्द दूर? देखिए, मैंने कह दिया कि हर जगह समस्या होती है, बिजली पानी सड़क अधूरी आर.के. चौधरी करेंगे पूरी, ये तो मैंने कह दिया है और नारा लगा है, मैं पूरा करूँगा। 5 साल में बदलाव देखेंगे हम लोग? हाँ, पक्का बदलाव देंगे, छोटे छोटे बदलाव, कुछ बड़े बदलाव हैं। जैसे हमारे यहाँ पूरे 5 विधानसभा क्षेत्र मांग है कि लड़कियों कॉलेज बनना चाहिए, हम प्रयास करेंगे। दूसरे जगह जगह जहाँ रेलवे क्रॉसिंग है वहाँ ओवरब्रिज बनना चाहिए, वो नहीं है, जैसे प्रॉपर मोहनलालगंज में, गोसाईगंज में, या ऐसे तमाम जगह है जैसे वहाँ मलियाबाद में रेलवे क्रॉसिंग पे ओवरब्रिज बनना चाहिए, नहीं बना। तो ये सब प्रयास मैं शुरू कर दिया हूँ और चिट्ठियाँ लिख के रेल मंत्री से मिलेंगे भी। ऐसे तमाम समस्याएं हैं, मैं कोशिश करूंगा कि जितना अधिक से अधिक हो सके हल हो जाए। बिल्कुल, और हम उम्मीद भी यही करते हैं कि आप अपने क्षेत्र में तमाम कामों को पूरा करें जो बाकी रह गए थे, और साथ ही साथ हमारे उत्तर प्रदेश के तमाम मुद्दों को आप रखें वहां पर और जल्द से जल्द इन्हें कंप्लीट करवाएं, विकास करवाएं। बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए भारत समाचार के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। तो आपने अभी सुना उत्तर प्रदेश के मोहनलालगंज से सांसद है आर.के. चौधरी, जो बातचीत कर रहे थे और उन्होंने बताया कि उनके आगे का विजन क्या, बहुत महत्वपूर्ण तरीके से उन्होंने अपनी बातों को रखा। हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।